नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए 100 प्लस जनरल साइंस व जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं आएगा। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, आर्मी के सभी ट्रेडों में मेरे से पढ़े हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस बार बारी आपकी है। अच्छे से मेहनत करना है, रगड़ना है, मसलना है और दुनिया को बताना है कि आप क्या चीज हो। तो दोस्तों, सारे भाई लोग एक बार जुड़ जाओ फटाफट मेरे सभी प्यारे भाभी फौजी, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। कम से कम इस वीडियो में 1000 से अधिक लाइक आने चाहिए। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार वाली मेहनत कर रहा हूं और मैं उसी प्रकार के प्रश्न आपके लिए अपलोड करा रहा हूं जो आर्मी के अंदर पूछे जा सकते हैं या पहले पूछे गए हैं। तो दोस्तों, मेरे को सब पता है कि किस प्रकार के प्रश्न आर्मी में आते हैं और बच्चे किस प्रकार की गलती करते हैं। तो आप सारे भाई लोग हाँ जी वीडियो को शेयर कर दो फटाफट, और धमाकेदार वाले 100 प्लस प्रश्न जनरल साइंस व जीके के मैं आपको हल कराने वाला हूं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। धमाकेदार वाले प्रश्न है दोस्तों। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है, बीसीजी के टीके में सी सबस से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन देखते हैं, कफ, क्लोरीन, कैडमियम और कैलेमेटी। तो दोस्तों, प्रश्न हमारे को यह पूछा गया है कि बीसीजी के टीके में सी सबस से क्या अभिप्राय है। तो सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है बीसीजी की फुल फॉर्म होती है बेसिलस कैलेमेटी गुरिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट और धमाकेदार वाले प्रश्न। बेसिलस कैलेमेटी गुरिन, ये बीसीजी की फुल फॉर्म होती है। लो जी, बी का मतलब बेसिलस, सी का मतलब कैलेमेटी और जी का मतलब गुरिन। तो बताइए, बीसीजी के टीके में सी सबस से क्या अभिप्राय है? कैलेमेटी। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। लो जी, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न। क्या आपको यह भी याद रखना है दोस्तों कि ये जो बीसीजी का टीका है ये किस रोग के लिए लगाया जाता है? तो याद रखना है टीबी। ठीक है, टीबी या जिसको तपेदिक भी बोलते हैं या जिसको क्षय रोग भी बोला जाता है। लो जी, अब एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न भी मेरे को आपको बताने हैं, क्योंकि दोस्तों प्रश्न हल कराना उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि जो मैं प्रश्न आपको हल करा रहा हूं और उस प्रकार का प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए, जो ये बीसीजी का टीका है ये किसके लिए लगता है? ये टीबी, तपेदिक या क्षय रोग के लिए लगता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट क्या, एक और इंपोर्टेंट बात। अरे ये जो टीबी रोग है ना, ये जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं लला? बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, लो जी, और आपको यह भी याद रखना है कि इस टीबी रोग में हमारा शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो फेफड़े। सारे प्रश्न जो आर्मी में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपकी आर्मी के सभी ट्रेडों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आर्मी कलरक ले लीजिए, आर्मी जीडी ले लीजिए, आर्मी टेक्निकल ले लीजिए, आर्मी ट्रेडमैन ले लीजिए, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट ले लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न सभी स्टूडेंट को देखने चाहिए। ठीक है, लो जी, आगे चलते हैं। देखो, धमाकेदार वाला प्रश्न है। हाँ जी, सारे भाई लोग इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और कम से कम हाँ जी 1000 लाइक इस पर आने चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत शानदार वाली मेहनत की हुई है। और शेयर करो भाई ईमानदारी से। ठीक है, हाँ जी, लो जी, प्रश्न संख्या सेकंड है, गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? देखिए, H2O, H2O2, HDO और D2O। तो दोस्तों, गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? अब कई बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर गुरु जल क्या होता है? तो गुरु जल का मतलब होता है हैवी वाटर, यानी भारी पानी। जो भारी पानी होता है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है? भारी पानी को गुरु जल भी बोला जाता है। और भारी पानी या गुरु जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
D2O, ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, डी हो जाएगा। और भारी पानी का रासायनिक नाम क्या होता है, ये भी एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। प्रश्न पूछा गया है कि बताइए भारी पानी का रासायनिक नाम क्या होता है, डी क्या होता है बताइए, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और रासायनिक सूत्र क्या होता है, D2O। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। हाँ जी, बहुत धमाकेदार वाले प्रश्न। लो जी, प्रश्न संख्या 3 है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व नियत रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, शून्य हो जाता है। धमाकेदार वाला प्रश्न है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घटता है। क्या होता है रे, घटता है, ठीक है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और एक इंपोर्टेंट प्रश्न जो आर्मी के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि जल का घनत्व किस तापमान पर सबसे ज्यादा होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रख लेना, ठीक है। एक प्रश्न और पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो आंसर होगा पानी या जल। पानी किस में होता है, ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है, और गैस में भी होता है। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। देखो प्रश्न संख्या 4 है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन देखते हैं, इदिवृक्क ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत या लीवर, ठीक है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर भी बोलते हैं, ठीक है, ये इंपोर्टेंट बात है। अगर एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न दूं क्या, कि बताइए मनुष्य शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो क्या टेक ओवर है, ये पीयूष ग्रंथि, जो कहां होती है, ये सिर में या ब्रेन में पाई जाती है, ठीक है। 2 प्रश्न याद रखने, आर्मी में पूछे जाते हैं बार बार कि मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर, और मनुष्य शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, या इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैं लिख देता हूं, पिट्यूटरी ग्रंथि कहां होती है, सिर में पाई जाती है। लो जी, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। अब जो ऑप्शन सी है अग्नाशय, भाई साहब याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट बात है। अग्नाशय होता है ये शरीर में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जाम्पल है, मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, ठीक है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न याद करते चलना है, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं, 500 प्लस जनरल साइंस के इंपोर्टेंट प्रश्न का वीडियो अपलोड है, शानदार वाला, जानदार वाला, एग्जामदार वाला और माहौलदार वाला। एक बार जरूर देख लेना उसको, पूरी साइंस का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं आपके लिए 100 प्रश्न के वीडियो लेके आ रहा हूं, साइंस और जीके साथ में। तो इस बार जीके और साइंस के अंदर एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है। आप सारे वीडियो रेगुलर देखें। और दोस्तों जब आपके लिए इतनी अच्छी मेहनत की जा रही है, तो आप और स्टूडेंट को और जोड़े ईमानदारी से। सभी स्टूडेंट जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो कम से कम 3 या 4 स्टूडेंट को और जोड़े ईमानदारी से दोस्तों, अगर आपको इस मेरे चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारे को बहुत सारे फौजी बनाने हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत बढ़िया। लो जी, तो सारे बच्चे लाइक और शेयर का बटन जच्चा के दबा के पेल दो भाई ईमानदारी से, ठीक है। और अच्छे से मेहनत करना है, घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आसियाना, तो बोली बढ़नी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो अच्छे से मेहनत करना है, ठीक है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। देखो प्रश्न संख्या 5 है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। ऑप्शन देखते हैं, एमिनो अम्ल, विटामिन, ग्लूकोज, वसामल। अरे आपको याद रखना है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या होती है, एमिनो अम्ल, ठीक है, ये इंपोर्टेंट बात है। लो जी, तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है।
आपको याद रखना है कि प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या होती है, एमिनोमल, ठीक है, या प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। बात अगर सिंपल तरीके से मैं बोलूं तो यह होगी, ठीक है। लो जी, अब बात करते हैं विटामिन। तो विटामिन में तो कुछ याद ही नहीं रखना, ठीक है। क्या याद रखना है कि विटामिन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक तो जल में घुलनशील वाटर सोल्यूबल विटामिन और एक वसा में घुलनशील फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है, ये याद रखना है। और इसका भी शानदार वाला वीडियो अपलोड है, ठीक है, आप देख सकते हो जाके। लो जी, ग्लूकोज का सूत्र तो पता है ना सबको, C6H12 और O6। लो जी, याद करना है भाई, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 6 है। देखो धमाकेदार वाले पर्सन लेके आए हो भाई। पर्सन संख्या 6 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ऑप्शन देखते हैं, 8 सेकंड, 8 मिनट, 8 मिनट 20 सेकंड और 20 सेकंड। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, 8 मिनट और 20 सेकंड। याद कर लेना भाई, ठीक है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। धमाकेदार वाला पर्सन है, ठीक है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 7। देखो पर्सन संख्या 7 है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन देखते हैं, आइंस्टीन, आर्यभट्ट, न्यूटन और रामानुजम, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, धमाकेदार वाला पर्सन है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, बताइए। देखिए धमाकेदार वाला पर्सन, आइजैक न्यूटन। किसने किया था रे, आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। लो जी, लिख देता हूं मैं, आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। लो जी, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पर्सन संख्या 8। हाँ जी, फटाफट सारे भाई लोग ईमानदारी से वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। और जो दोस्त चैनल पे नए जुड़े हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके खोलो, शानदार वाले आर्मी के लिए तो मसाला पड़ा है दोस्तों, जी हिलाने के लिए कोई भी हिला सकता है, लेकिन हम काम करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि देखो 70 टेस्ट के वीडियो अपलोड हैं और अभी लेटेस्ट ही 500 प्लस पर्सन का वीडियो भी मैंने आपके लिए अपलोड किया है। दोबारा बता देता हूं, देखो जाके। मेरा उद्देश्य ये है कि गलत नहीं होना चाहिए आपका पर्सन, ठीक है। लो जी, तो देखो पर्सन संख्या 8 है, मनुष्य के शरीर तापमान होता है, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। देखो ऑप्शन देखते हैं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 78.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताओ, सबसे पहले तो देखो मैं आपको बता देता हूं डिटेल से। अरे मनुष्य शरीर का जो तापमान होता है वो अगर बात करें सेंटीग्रेड में तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अगर केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन होता है। याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि मनुष्य शरीर का तापमान अगर सारे ऑप्शन, देखो दोबारा बता रहा हूं रे, सारे ऑप्शन सेंटीग्रेड में हो तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर लगा के आओगे, और सारे ऑप्शन अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में हो तो आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट लगा के आना है, और सारे ऑप्शन केल्विन में हो तो 310 केल्विन लगा के आना है, ठीक है। कई क्या होते हैं, मान लीजिए फ़ारेनहाइट में पूछा है और पहला ऑप्शन होता है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो वही लगा के आ जाते हैं, आप पूरा पर्सन पढ़ते नहीं है। तो ऐसी प्रजातियों के जो जल्दीबाजी करती है उसके ठंड होने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ठंड नहीं कराना है भाई, ठीक है। लो जी, अब देखो ऑप्शन है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर देना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा ऑप्शन सही है, 8वें करेक्ट आंसर है बी। लो जी, अब तीनों याद रखने हैं, एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन भी बता दिए, और एक धमाकेदार वाला पर्सन और कि मनुष्य शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है, तो याद रख लेना हाइपोथैलेमस। अरे कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ये भी इंपोर्टेंट पर्सन है, मनुष्य शरीर का तापमान नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 9। देखो, यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो ऑप्शन देखते हैं कैसी होगी, वो सफेद होगी, गुलाबी होगी, नीली होगी या काले रंग की होगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है, किसी भी प्रकाश
को परावर्तित नहीं करती है तो वह वस्तु किस रंग की होगी? काले रंग की होगी। ठीक है। और अगर किसी वस्तु पर पड़ने वाले संपूर्ण प्रकाश को वस्तु क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है, किसी भी रंग को अवशोषित नहीं करती है, तो वह वस्तु सफेद रंग की होगी। और अगर किसी वस्तु पर पड़ने वाले संपूर्ण प्रकाश को वस्तु अवशोषित कर ले, किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करे, तो वह वस्तु होगी काले रंग की। इसलिए कभी भी गर्मियों के अंदर काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जो काला रंग होता है ये प्रकाश के सभी रंगों को क्या करता है? अवशोषित करता है। इसलिए माहौल थोड़ा ज्यादा बनेगा गर्मियों के अंदर। ठीक है। तो काले रंग के कपड़े कभी भी नहीं पहनना चाहिए। लो जी, प्रश्न संख्या 10 रीड करते हैं। धमाकेदार वाले प्रश्न है दोस्तों। हाँ जी, प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित पदार्थों में से विद्युत का चालक नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, तांबा और चांदी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि निम्नलिखित पदार्थों में से विद्युत का चालक नहीं है। तो देखो ग्रेफाइट होता है, ये विद्युत का क्या होता है रे? ये सुचालक होती है। ठीक है, याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रेफाइट विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। तांबा, अरे ये तो धातु है, तो धातु है तो वैसे ही विद्युत की क्या होती है? सुचालक। लो जी, और चांदी भी विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। जबकि क्या हीरा विद्युत का क्या होता है रे? कुचालक होता है। क्या होता है दोस्तों? कुचालक होता है। लो जी, तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? ए हो जाएगा। ठीक है। अब इंपोर्टेंट प्रश्न दे रहा हूं बहुत सारे। क्या? पहला प्रश्न तो ये कि विद्युत और ऊष्मा, विद्युत तथा ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी होती है? तो याद कर लेना, चांदी। ठीक है, आया हुआ प्रश्न है और इस बार भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताओ विद्युत तथा ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी होती है? चांदी। ठीक है। लो जी, नेक्स्ट अब आपको यह भी याद रखना है कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा। सारे एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न जो आर्मी में पूछे जा सकते हैं। हाँ जी, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा। ठीक है, और हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। सारे प्रश्न याद करने हैं। ठीक है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। देखो प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति उच्चतम होती है? ऑप्शन देखते हैं, वायु, इस्पात, पानी और निर्वात। धमाकेदार वाला प्रश्न है भाई। ठीक है, तो बताओ निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति उच्चतम होती है? इस्पात या स्टील। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, सर होती कितनी है? तो ये भी याद कर लेना लाला, काफी इंपोर्टेंट है। 5960 मीटर प्रति सेकंड ये ध्वनि की गति या चाल होती है। किसमें? इस्पात में। कितनी होती है? 5960 मीटर प्रति सेकंड। याद कर लेना भाई। और सर वायु में कितनी होती है? तो याद कर लेना 331 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। लो जी, पानी के अंदर कितनी होती है? तो देखो पानी में वेरिएशन है। एक तो समुद्री, ठीक है, ये एनसीईआरटी के डाटा बता रहा हूं आपको, समुद्री जल, और एक होता है दोस्तों आसुत जल। एनसीईआरटी का डाटा जिसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं। ठीक है, समुद्री जल और आसुत जल। तो जो 9th की एनसीईआरटी उसके अंदर ये डाटा दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के जो एनसीईआरटी के डाटा है उसको आर्मी बिल्कुल सही मानती है। तो समुद्री जल में जो ध्वनि की गति वो कितनी होती है? याद कर लेना भाई, 1531 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 1531 मीटर प्रति सेकंड। और आसुत जल के अंदर लगभग होती है, याद करना है, इंपॉर्टेंट बात है, 1498 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और निर्वात के अंदर तो बताया ध्वनि का वेग क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है रे? शून्य होता है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए मैंने। ठीक है। लो जी, क्या बताया कि वायु के अंदर ध्वनि की चाल कितनी होती है? 331 मीटर प्रति सेकंड। इस्पात में कितनी होती है? 5960 मीटर प्रति सेकंड। और पानी के अंदर समुद्री जल में होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड, और आसु जल में होती है 1498 मीटर प्रति सेकंड, और निर्वात में होती है शून्य। तो ऑप्शन में सबसे ज्यादा इस्पात में ही है, तो आंसर इस्पात आएगा। पूरे पर्सन का ऑपरेशन कर दिया। ठीक है। लो जी, सारे भाई लोग जो बच्चे नए जुड़े हैं अभी, हाँ जी,
आपको वीडियो पूरा देखना है, ठीक है दोस्तों, और इस बार फौजी बनना है तो आप ईमानदारी से एक बार सभी भाई लोग ईमानदारी से इस वीडियो को शेयर कर दो सभी ग्रुपों के अंदर, आपके पास जो भी ग्रुप है, ठीक है। और सारे भाई लोग कम से कम 2 या 3 स्टूडेंट न्यू और जोड़ो दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, ठीक है, मेहनत नहीं करें, और इस टाइम मेहनत करनी चाहिए, आपकी एग्जाम कभी भी लग सकती है, ठीक है। तो आप अच्छे से मेहनत करो भाई, मेहनत को मत छोड़ो, तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। कम से कम 1000 लाइक ठुकने चाहिए इस वीडियो पर। लो जी, तो फटाफट कर दो लाइक और शेयर कर दो ईमानदारी से एक बार। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 12, देखो धमाकेदार वाले पर्सन लेके आए हूं। पर्सन संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु या बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, मियादी बुखार, हैजा, एड्स, यक्ष्मा या तपेदिक। तो ये प्रश्न ये पूछा है कि कौन सी बीमारी जो नीचे दी गई है ये इसमें से जीवाणु या बैक्टीरिया जनित नहीं है। तो देखो मियादी बुखार, सारा ऑपरेशन करूंगा मैं इस पर्सन का। मियादी बुखार को बोलते हैं मोती जरा, क्या बोलते हैं रे, मोती जरा, या इसको बोलते हैं टाइफाइड, क्या बोलते हैं रे, टाइफाइड, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो मियादी बुखार है, मोती जरा है, टाइफाइड है, ये किसके द्वारा होता है, ये तो जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अरे किसके द्वारा, जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होता है। लो जी, और लो जी, नेक्स्ट है हैजा। हैजा ये किसके द्वारा होता है दोस्तों, ये भी जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अरे यस या नो, लो जी, यस सर, जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा। जबकि एड्स, ये तो सबने सुना होगा कि एड्स होता है ये वायरस या विषाणु के द्वारा फैलता है। लो जी, विषाणु या वायरस के द्वारा, या ज्यादा माहौल बनाने से भी कभी कभार ये फैल जाता है, ठीक है। लो जी, नेक्स्ट है यक्ष्मा या तपेदिक। तो यक्ष्मा या तपेदिक होता है जिसको टीबी बोलते हैं। एक ही बात है, यक्ष्मा, तपेदिक या टीबी, ये जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होता है। लो जी, तो ये तो मैं बता दिया। अब इस पर्सन का आंसर आप खुद ही पेल दो ना, फटाफट पेल लो ना यार, क्या कि आंसर क्या होगा, फटाफट पेल लो। लो जी, तो बताओ क्या आंसर होगा, वायरस या विषाणु। ये जो बीमारी है ये बैक्टीरिया जनित या जीवाणु जनित बीमारी नहीं है। तो 12वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लो जी, बता दिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अब एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन क्या, अरे आपको ये भी याद रखना है कि ये जो टाइफाइड है ना, इसके लिए एक परीक्षण होता है, कौन सा, विडाल परीक्षण। याद कर लेना लाला, क्या बोला कि टाइफाइड के लिए कौन सा परीक्षण, विडाल परीक्षण होता है। बोलो यस या नो, यस, ठीक है। तो टाइफाइड के लिए कौन सा, विडाल परीक्षण। एक और याद कर लेना, बोलो ना, क्या याद करना है कि एड्स के लिए कौन सा परीक्षण होता है, तो याद कर लेना एलिसा परीक्षण। कौन सा, एलिसा परीक्षण होता है, ठीक है, याद कर लेना। बोलो यस या नो, यस। लो जी, तो एड्स के लिए एलिसा परीक्षण होता है। आगे चलें, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 13, देखो पर्सन संख्या 13 है, H2SO4 है। क्या है H2SO4, क्षार है, लवण है, अम्ल है या जल है, बेस है, सोल्ट है, एसिड है या वाटर है। तो H2SO4 क्या है, अरे ये तो अम्ल है, ठीक है, सबको पता है। लो जी, हाँ जी, तो 13वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब क्या आपको ये भी याद रखना है कि जो H2SO4 होता है दोस्तों, इसको बोला जाता है गंधक का अम्ल, या इसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। काफी इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं रे, गंधक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, ये इंपोर्टेंट बात है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 14, पर्सन संख्या 14 है, दमा का रोग है। किसका रोग है, दमा, आंत का रोग है, श्वसन तंत्र का या यकृत का या खून का। तो दमा का नाम सुनते ही कौन सा है, दमा, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। लो जी, तो 14वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बोलो यस या नो, क्या आएगा आंसर, बी आएगा, यस या नो, हाँ जी, तो बता दिया आपने, वेरी गुड। लो जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। हाँ जी, देखो नेक्स्ट, निम्न में से किस रोग का वाहक मच्छर नहीं है, ठीक है। कई बोलते हैं कि सर आप वीडियो में नाम नहीं लेते हो, तो भाई साहब जिस उम्र में आपको किसी और से नाम अपना
बुलवाना है उस टाइम आप टीचर से बुलवा रहे हो, ठीक है। तो माहौल और किसी के साथ बनाओ, केवल यहाँ तो पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ने का माहौल बनाओ। लो जी, तो निम्न में से किस रोग का वाहक मच्छर नहीं है, बताओ। ऑप्शन देखते हैं, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और फीलपाव। लो जी, तो निम्न में से किस रोग का वाहक मच्छर नहीं है, मतलब कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता, तो बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ जी, टाइफाइड आएगा ना, क्योंकि टाइफाइड दूषित जल व दूषित भोजन के द्वारा फैलता है। जबकि एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन, क्या बोलो ना, हाँ जी, जो मलेरिया रोग होता है ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। याद कर लेना लाला, क्या मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग, मलेरिया रोग फैलता है, ठीक है। और ये टाइफाइड किसके द्वारा, ये दूषित जल व दूषित भोजन के द्वारा, दूषित जल व दूषित भोजन के द्वारा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट है डेंगू। ये जो डेंगू रोग है ये किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो याद कर लेना, मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर। किस मच्छर के द्वारा रहे, मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर, ठीक है, इंपोर्टेंट बात है, मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर। इस मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है, डेंगू रोग फैलता है। नेक्स्ट है फीलपाव, जिसको बोलते हैं हाथी पांव, या जिसको बोला जाता है दोस्तों पाइलेरिया। क्या बोला जाता है, पाइलेरिया, ये इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। और ये जो फीलपाव है, हाथी पांव है, यह पाइलेरिया रोग है, यह फैलता है एडीज या क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, एडीज या क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। सारे प्रश्न के आंसर मैं लिख दिया हूं भाई, ठीक है, एडीज या क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। कितना धमाकेदार वाला सॉल्यूशन आपको कराया जा रहा है, ठीक है। तो दोबारा भी बता देता हूं कि जो मलेरिया रोग है ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, टाइफाइड दूषित जल व दूषित भोजन के द्वारा फैलता है, जबकि जो डेंगू रोग है ये मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है, और फीलपाव है ये हाथी, जिसको हाथी पांव बोलते हैं, पाइलेरिया बोलते हैं, ये एडीज या क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं, बोलो यस या नो, यस, तो बीट होगा इसमें। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई। सारे भाई लोग वीडियो को लाइक और शेयर का बटन दबा दो यार, पेल दो ना यार, पेल दो एक बार, ठीक है, पेल दो उसको, शेयर वाले बटन को और लाइक वाले बटन को पेल दो, ठीक है। हाँ जी, प्रश्न संख्या 16 है, वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस की है, बताओ कौन सी गैस है वायु के अंदर सबसे अधिक मात्रा में। ऑप्शन है ऑक्सीजन, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो बताओ क्या आंसर होगा। तो वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अरे कितनी होती है, लगभग 78% होती है किसके अंदर, वायु के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की तो लगभग होती है 0.03%, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन होती है लगभग 21%, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न याद करने। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.03%, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, लगभग 21%, याद करना है दोस्त, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है इंपोर्टेंट प्रश्न और बता दूं, ऑक्सीजन को बोला जाता है प्राणवायु गैस। क्या बोला जाता है, प्राणवायु गैस, ठीक है। और इस ऑक्सीजन की खोज की थी किसने, प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की, प्रिस्टले ने। बोलो यस या नो, यस। और नाइट्रोजन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। अरे नाइट्रोजन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। सारे प्रश्न बता रहा हूं भाई आपको, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17। हाँ जी, सभी आराम करो, वीडियो को शेयर करो फटाफट। हाँ जी, प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 है, त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड क्यूब, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और किलोमीटर प्रति सेकंड। धमाकेदार वाला प्रश्न है भाई। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि ये त्वरण क्या होता है। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को लिख देता हूं भाई, ठीक है, लिखना है आपको भी। क्या त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु, हाँ जी, किसी वस्तु के वेग में, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन
की दर को क्या कहा जाता है दोस्तों? त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। क्या बताया रहे? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। ठीक है, और त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और त्वरण एक कौन सी राशि है? एक सदिश राशि है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको याद रखना है कि त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लो जी, तो 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। हाँ जी, धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई, बोलो यस या नो। हाँ जी, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो आप। हाँ जी, प्रश्न संख्या 18 है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को में रूपांतरित करती है। मतलब विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? ऑप्शन देखते हैं, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में और तापीय ऊर्जा में। धमाकेदार वाला प्रश्न है भाई। तो आपको याद रखना है, जो विद्युत मोटर होती है ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है? ये विद्युत ऊर्जा को, काफी इंपॉर्टेंट बात है, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 19। देखो प्रश्न संख्या 19 है, हाँ जी, धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से कौन सा एसिड है? ठीक है, हाँ जी, निम्न में से कौन सा एसिड है? ऑप्शन देखते हैं, NaOH, NaCl, H2SO4, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ रे कौन सा एसिड है? या अम्ल है। ठीक है, तो H2SO4 ये अम्ल है या एसिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, जबकि लवण क्या है? जो NaCl ये तो लवण या साल्ट है, सही बात है कि नहीं? और NaOH ये तो किसका एग्जाम्पल है? सार का एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखना है। तो निम्न में से कौन सा एसिड है? H2SO4। प्रश्न आते हैं भाई, अब करना क्या है? अरे इतना सा काम करना है, बोलो यस या नो। एक तो अम्ल, अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, बात ही खत्म कर देता हूं पूरी। ठीक है, और एक होती है क्षार, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बेस। तेरे को कुछ नहीं करना दोस्त, क्या करना है? तेरे को एग्जाम्पल याद रखने, 2-3 अम्ल और 3 क्षार के, काम हो जाएगा तेरा। ठीक है, तो देखो एक तो HCl, एक H2SO4 और एक HNO3। क्या बताया रहे? एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये किसके एग्जाम्पल है? अम्ल के एग्जाम्पल है। ठीक है, ज्यादा मत पढ़ो भाई, आर्मी में कई क्या होते हैं, कई इधर से, कभी उधर से, कभी इधर से, कभी उधर से, चारों तरफ से लेते हैं। और आपको पता है जो चारों तरफ से लेता है उसकी कैसी हालत होती है, जानते हो नहीं जानते? हाँ, तो चारों तरफ से नहीं लेना चाहिए, एक से लेना चाहिए। ठीक है, तो आप केवल मेरे से लो नॉलेज। ठीक है, हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या? अरे कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ से मत पढ़ो, इधर उधर से, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ही पढ़ लो, काम हो जाएगा। आर्मी के अंदर 4 साल हो गए पढ़ाते हुए। ठीक है, पूरा रग रग्गा मालूम है कि क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, तो चारों तरफ से तो ले मत, अब जानते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात बता दी हूँ। अब क्षार का एग्जाम्पल क्या है? क्षार का एग्जाम्पल यही है, देखो एक तो NaOH और एक है KOH। ठीक है, और याद कर लेना जैसे MgOH की होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार के एग्जाम्पल है। NaOH, KOH और MgOH की होल ट्वाइस, और NaCl ये लवण के एग्जाम्पल है। ये 3 एग्जाम्पल याद कर लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, यस या नो? यस। लो जी, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, बोलो ना, फटाफट कमेंट करो ना। हाँ जी, प्रश्न संख्या 20 है, रेबीज के टीके का आविष्कार किया किसने किया था? ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर जॉन साल्क, डॉक्टर साबिन, लुइस पास्चर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया? लुइस पास्चर ने। तो 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये जो रेबीज रोग है ये वायरस या विषाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है, सारे प्रश्न याद करने भाई, यस या नो? यस। ठीक है, वायरस या विषाणु के द्वारा फैलता है और ये संक्रमित कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से फैलता है। अगर घर में आप भी कुत्ते पाल रखे हो तो उनका वैक्सीनेशन या टीकाकरण करवाना चाहिए। ठीक है, लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, देखो धमाकेदार वाले प्रश्न लेके आए हो भाई। भोजन में
कैलोरी की मात्रा होनी चाहिए, मतलब एक संतुलित भोजन होता है उसमें कैलोरी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन देखते हैं 2000, 3000, 1700 और 2210। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि संतुलित भोजन में लगभग 3000 से 3200 कैलोरी होनी चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। लो जी, तो 21वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, धमाकेदार वाले पर्सन, ठीक है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या, हाँ जी देखो धमाकेदार वाले पर्सन है भाई, पर्सन संख्या 21 में हल करा चुका आपको। लो जी, तो पर्सन संख्या नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट है पर्सन संख्या 22, धमाकेदार वाले पर्सन है भाई। पर्सन संख्या 22 है, वायुमंडल में ओजोन परत क्या कार्य करती है, वर्षा करती है, प्रदूषण करती है, ऑक्सीजन उत्पन्न करती है और पैराबैंगनी विकिरण से रक्षा करती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है क्या, कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से कौन रोकती है, ओजोन परत, इसलिए पैराबैंगनी विकिरण से क्या करती है, रक्षा करती है। बोलो यस या नो, यस। तो 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। और ओजोन का सूत्र होता है O3, याद कर लेना भाई, ठीक है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 23। देखो पर्सन संख्या 23 है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन देखते हैं, विकिरण के कारण, विसरण के कारण, प्रकीर्ण के कारण और परावर्तन के कारण। तो बताओ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो ये तो सबको पता है कि सर प्रकीर्ण के कारण, ठीक है, स्कैटरिंग या प्रकीर्ण के कारण, प्रकाश के प्रकीर्ण कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। तो 23वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखो मैं आपको याद करा रहा हूं, आप जिंदगी में भी नहीं भूलोगे, ठीक है। जब आप का सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप ड्यूटी जाओगे, फिर आपकी शादी वादी होगी, फिर आपके बच्चे वगैरह होंगे, फिर आप बच्चों को भी पढ़ाओगे कि देखो सचिन सर ने ऐसे पढ़ाया था हमारे को, ठीक है। क्या मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, देखो प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इन जो इनके एग्जाम्पल है ना, इनमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। प्रकीर्ण, परावर्तन मतलब उल्टे सुल्टे पहल के आ जाते हैं, फिर आप जानते हो कि उल्टे सुल्टे पहलते हैं ना, तो फिर उसका रिजल्ट थोड़ा क्या होता है, नुकसानदायक होता है, समझ रहे हैं ना। हाँ जी, तो बताओ अब मैं क्या बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ शानदार, प्रकीर्ण याद करने की, सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। क्या, कि कोई बड़ी वस्तु हो, क्या बता रहा हूँ रे, बड़ी वस्तु हो, हाँ जी, और कैसी होनी चाहिए वो प्राकृतिक होनी चाहिए। कोई भी बड़ी वस्तु होनी चाहिए और वो प्राकृतिक, मतलब समझते हो, नेचुरल होनी चाहिए। अगर उसका कोई हमारे को रंग पूछ रहा है, क्या बताया कि कोई बड़ी वस्तु है और प्राकृतिक है और उसका कोई हमारे को रंग पूछ रहा है, तो हमारा आंसर होगा क्या होगा, प्रकीर्ण होगा। सर कैसे बताओ, तो पहला तो आपका एग्जाम्पल ही ले लेता हूं, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। लो जी, काफी इंपोर्टेंट बात। अब कैसे, बोलो आकाश बड़ा है कि नहीं है, बिल्कुल। प्राकृतिक है कि नहीं है, बिल्कुल। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण, ये प्रकीर्ण के कारण दिखाई देगा। अरे पहले ही बता दिया कि कोई बड़ी वस्तु है और प्राकृतिक है और उसका कोई हमारे को रंग पूछ रहा है, तो आंसर होगा प्रकीर्ण, चाहे से ऑप्शन में अपवर्तन हो, परावर्तन हो, पूर्णांतरिक परावर्तन हो, आंसर क्या होगा, प्रकीर्ण, ठीक है, याद करना है। नेक्स्ट, समुद्र का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र का रंग नीला दिखाई देना, सारे प्रश्न याद करने, समुद्र का रंग नीला दिखाई देना। लो जी, तो समुद्र का रंग नीला दिखाई देना, बताओ किसके कारण, बोलो समुद्र बड़ा है कि नहीं है, बिल्कुल बड़ा है, ठीक है। प्राकृतिक है कि नहीं है, बिल्कुल प्राकृतिक है। तो समुद्र का रंग नीला दिखाई देना किसके कारण, प्रकीर्ण के कारण। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्या, देखो नेक्स्ट इंपोर्टेंट भी बता देता हूं, जैसे सूर्योदय, क्या बताया रहे, सूर्योदय व सूर्यास्त, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी किसके कारण, ये भी प्रकीर्ण के कारण। बताता हूं कैसे बताओ, सूर्य बड़ा है कि नहीं है, प्राकृतिक है कि नहीं है, तो आपको पता है कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, कलर पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा, प्रकीर्ण। तो सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है किसके कारण, प्रकीर्ण कारण। एक और बता देता हूं, बादलों का रंग सफेद दिखाई देना, बादलों का रंग सफेद दिखाई देना, बताओ सफेद दिखाई देना किसके कारण,
तो बताओ बादल बड़े हैं कि नहीं है? बिल्कुल बड़े हैं। प्राकृतिक है कि नहीं है? तो आंसर क्या होगा? बादलों का रंग सफेद दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। ये 4 एग्जाम्पल याद कर लेना, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, लो जी नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 24। लो जी धमाकेदार वाले पर्सन है भाई। हाँ जी, पर्सन संख्या 24 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण रहित ईंधन गाड़ियों के लिए है? ऑप्शन देखते हैं, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल और सीएनजी। तो दोस्तों प्रदूषण रहित ईंधन कौन सा है रे? सीएनजी। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, इससे प्रदूषण नहीं होता। तो 24वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड, ठीक है, इंग्लिश में भी याद रखना है भाई, कंप्रेस्ड। हाँ जी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कभी कभार सारे ऑप्शन इंग्लिश में आ जाते हैं भाई। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कई बोलते हैं सर इंग्लिश याद ही नहीं होती है, तो लाला ठंड के लिए तैयार रहना। ठीक है, अरे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस लिख दिया ना तो याद कर लेना, क्या दिक्कत है। और सीएनजी का पूरा नाम क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। लो जी बोलो यस या नो? यस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, और सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन, और जिसका सूत्र क्या होता है? CH4। सारे प्रश्न बताने हैं भाई। ठीक है, लो जी नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 25। पर्सन संख्या 25 है, धमाकेदार वाले पर्सन है भाई। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा किसके 2 बुनियादी प्रकार हैं? धमाकेदार वाला पर्सन बताओ, रासायनिक ऊर्जा के, तापीय ऊर्जा के, यांत्रिक ऊर्जा के या सौर ऊर्जा के? तो दोस्तों जो गतिज ऊर्जा, ठीक है, एक तो गतिज ऊर्जा जिसको इंग्लिश में बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो क्या याद रखना है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को एक साथ क्या बोला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, लो जी तो 25वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? सी हो जाएगा। अब आर्मी में बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। के बराबर होता है 1/2 mv²। क्या होता है? mv²। और स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। Pe बराबर होता है m गुणा g गुणा h। ठीक है, याद करने भाई, सारे प्रश्न बता दिए मैंने आपको। लो जी नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 26। हाँ जी, धमाकेदार वाले पर्सन है भाई। पर्सन संख्या 26 है। निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग है? ऑप्शन देखते हैं, मलेरिया, टाइफाइड, तपेदिक, थैलीसीमिया। आनुवांशिक या जन्मजात रोग कौन सा है भाई? हाँ जी, सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दो। समझ में आई बात? वीडियो को लाइक ठोक दो, कम से कम 1000 लाइक आने चाहिए। और सभी ग्रुपों के अंदर शेयर कर दो भाई। धमाकेदार वाला आपके लिए स्पेशल लाइव क्लास चलाई जा रही है, जिसमें जीके और साइंस के 50 टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हल कराए जा रहे हैं। एग्जाम में जब आप देखे होगे तो मिला लेना भाई साहब। ठीक है, पूरे के पूरे पर्सन सही होंगे। अगर किसी दोस्त ने पूरे वीडियो देखे हैं तो 70 टेस्ट के वीडियो पहले से अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाके खोलो। ठीक है, शानदार वाला मैटर आपके लिए पड़ा हुआ है दोस्तों। अगर किसी को थोड़ा बहुत भी ललक है ना, वर्दी की जनून है, उसके अंदर जुनून है कि हाँ इस बार कुछ करना है, नया फोड़ना है मेरे को, तो उसके लिए मैटर पड़ा है भाई। ठीक है, करने की जरूरत कुछ नहीं है। लो जी, तो निम्न में से कौन सा आनुवांशिक या जन्मजात रोग है? तो बताओ, ये मलेरिया किसके द्वारा? ये प्रोटोजोआ। ठीक है, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव के कारण। सारे प्रश्न याद कराने भाई। मलेरिया प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव के कारण। ठीक है, लो जी, ये टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड होता है जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है तपेदिक। ये होता है किसके द्वारा? टीबी के द्वारा। किसके द्वारा? सॉरी, तपेदिक होता है हाँ जी जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा। हाँ जी, जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होता है। समझ में आई बात? जो तपेदिक या जो टीबी होता है ये जीवाणु या बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव के कारण होता है। अरे जबकि ये थैलीसीमिया ये है एक आनुवांशिक या जन्मजात रोग। क्या है रे? आनुवांशिक या जन्मजात रोग। ये इंपोर्टेंट बात है। तो बताओ निम्न में से कौन सा आनुवांशिक या जन्मजात रोग है? थैलीसीमिया। तो 26वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब सर इस थैलीसीमिया में क्या होता है? तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति थैलीसीमिया से ग्रसित है तो उसके अंदर आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। अगर होता भी है तो आरबीसी का जीवन काल बहुत कम होता है।
तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर खून की कमी रहती है। समझ में आई बात? तो इनको हर 21 दिन के अंतराल पर, ठीक है, ब्लड छड़वाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, खून छड़वाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो थैलेसीमिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? रक्त या ब्लड। आया हुआ प्रश्न है, आ सकता है। लो जी, सारे प्रश्न याद करने हैं भाई, ठीक है। हाँ जी, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो भाई। हाँ जी, लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27, वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी होती है? ऑप्शन देखते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। काफी इंपोर्टेंट बात है भाई। अरे कौन सी होती है? क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रोपोस्फियर। क्या बोला जाता है रे? ट्रोपोस्फियर। क्या बोला जाता है दोस्तों? ट्रोपोस्फियर। लो जी, ये याद रखना है भाई, ठीक है। तो वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। देखो मैं बता देता हूं आपको, पहले होता है क्षोभ मंडल, ठीक है, सबसे नीचे। क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा होता है? समताप मंडल। हाँ जी, समताप मंडल, ठीक है। लो जी, नेक्स्ट है, उसके ऊपर होता है मध्य मंडल, ठीक है। फिर होता है वायुमंडल। ये याद करने हैं आपको, ठीक है। तो वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रोपोस्फियर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28, धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई। प्रश्न संख्या 28 है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो स्कर्वी रोग होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। लो जी, तो 28वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यस या नो? यस बोलो ना यार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ना कि जो स्कर्वी रोग होता है किसकी कमी से होता है, ठीक है। लो जी, तो ये तो मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया। अब आपको कमेंट क्या करना है? मेरे को ये ए, बी, सी और डी इनके रासायनिक नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं किस किस को आते हैं। करो ना यार, करो करो बच्चों, क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों, बोलो ना, करो ना। क्या कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, बी का क्या होता है, सी का क्या होता है और डी क्या होता है। देखते हैं कौन जल्दी जल्दी करता है। करो फटाफट करो भाई। अरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और कुछ नहीं करना, करो ना। क्या कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, बी का क्या होता है, सी का क्या होता है और डी का क्या होता है। हाँ जी, कई करने की इच्छा नहीं है तो मैं कर देता हूँ भाई, इच्छा ही नहीं है तो क्या करें भाई। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। क्या है दोस्तों? रेटिनोल, ठीक है। और बी का क्या है? थाइमीन। क्या है दोस्तों? थाइमीन। और सी का क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। प्रश्न आते हैं भाई, क्या कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। बी का क्या है? थाइमीन। सी का क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। और डी का क्या है? कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई, ठीक है, इंपोर्टेंट बात है। लो जी, अगर पूछे रतौंधी रोग कौन से विटामिन की कमी से, तो जो रतौंधी रोग होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है, ठीक है। और जो स्कर्वी रोग होता है इसके अंदर दांत व मसूड़ों के अंदर क्या आता है? खून आता है, दांत और मसूड़ों में ब्लड आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। लो जी, सारे प्रश्न बता दिए भाई, बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रश्न भी बता दिए आपको, ठीक है। तो जो बच्चे अभी जुड़े हैं नए, सारा वीडियो देखना एक बार पूरा कंप्लीट से, और एक बार नहीं 2 बार देख लेना इस वीडियो को। मैं बता रहा हूँ ना, पूरा तैयार हो जाएगा, शानदार वाला कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, ठीक है। और वीडियो में लाइक ठोक दो भाई। क्या टारगेट दिया आपको? 1000 लाइक का टारगेट दिया है, ठीक है। तो ये करा के रहोगे आप। जब आपको शानदार वाला सोल्यूशन कराया जा रहा है तो सारों को सबके अंदर शेयर करना है, सबको पेल दो इसको, ठीक है, कि धमाकेदार वाली लाइव क्लास चल रही है। सबको पता होना चाहिए कि हाँ साइंस की क्लास चल रही है, माहौल वाली क्लास, ठीक है। लो जी, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखो। प्रश्न संख्या 29 है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन देखते हैं, 305, 275, 206 और 175। तो बताओ, काफी इंपोर्टेंट है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है बताइए? 305, 275, 206, 175। तो कितनी होती है? 206। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। तो 29वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है, क्या? हाँ जी, लो जी, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। हाँ जी, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है।
देखो एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या तो 206 सबको याद रहती है, बच्चों में कितनी होती है, लगभग 300 होती है, ये भी याद रख लेना। अब मैं बता देता हूं क्या कि हड्डियों के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ओसिन प्रोटीन पाई जाती है, इंपोर्टेंट पर्सन है, ठीक है। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज, याद कर लेना लाला। कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है रे, कान में। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है, कहाँ होती है लाला, जांग में होती है, ठीक है, याद करना है। मनुष्य शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल होती है, कहाँ होती है, मैंडिबल, कहाँ होती है रे, ये होती है जबड़े के अंदर, कहाँ होती है दोस्तों, जबड़े या जो के अंदर पाई जाती है। 3% याद कर लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 30। पर्सन संख्या 30 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की, ऑप्शन देखते हैं, फ्लेमिंग, वॉक्समैन, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो 30वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पूरा लिख देता हूं भाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये भी पर्सन पूछने का एक तरीका है, ठीक है। लो जी, अलेक्जेंडर को खा गया एग्जामिनर और फ्लेमिंग दे दिया, तो जिसको पूरा याद नहीं है ठंड हो जाएगी, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। लो जी, तो नेक्स्ट अब सर एक स्टार इंपोर्टेंट पर्सन, क्या एक स्टार इंपोर्टेंट पर्सन, ये भी याद करना है। हाँ जी, प्रथम प्रतिजैविक औषधि। लो जी, सबसे पहले खोजी गई प्रतिजैविक औषधि या फर्स्ट एंटीबायोटिक, ये भी आ सकता है, प्रथम एंटीबायोटिक दवा या औषधि कौन सी थी, पेनिसिलिन। खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सारे पर्सन याद करने, ठीक है दोस्तों। लो जी, अब एक स्टार इंपोर्टेंट पर्सन और, प्रतिरक्षा का जनक, फादर ऑफ इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा का जनक किसको कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को। यस या नो, पेल दिया है दोस्तों मैंने, क्या प्रतिरक्षा का जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 31। लो जी, धमाकेदार वाले पर्सन है भाई। पर्सन संख्या 31 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन देखते हैं, 5 जून, 16 सितंबर, 1 दिसंबर, 7 अप्रैल। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है बताइए, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, 7 अप्रैल। तो 31वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, डी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक स्टार इंपोर्टेंट पर्सन भी दे रहा हूं, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। लो जी, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, याद कर लेना भाई। विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। 4 याद करा दिए हैं भाई, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, और अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ठीक है दोस्तों, सारे प्रश्न याद करने, बोलो यस या नो, यस, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर्सन संख्या 32। देखो धमाकेदार वाले पर्सन है भाई। पर्सन संख्या 32 है, इनमें से कौन सी मात्रा सदिश है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, बल, वेग, धारा और उपरोक्त सभी। लो जी भाई साहब, आपका काम तो बिल्कुल सीधा हो गया, ठीक है। एक अजीब सा आंसर दिख रहा है। लो जी देखो, बल भी एक सदिश राशि है, वेग भी एक सदिश राशि है, धारा भी एक सदिश राशि है, तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी। लो जी 32वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, डी हो जाएगा, ठीक है। सदिश और अदिश राशि से एक प्रश्न आता है, जो भी प्रश्न आते हैं उसका वीडियो अपलोड है शानदार पहले से ही, जाके प्लेलिस्ट में देख लो, ठीक है, काम हो जाएगा भाई साहब। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 33। धमाकेदार वाले पर्सन है भाई। पर्सन संख्या 33 है दोस्तों, हाँ जी पर्सन संख्या 33 है। ऐसे पर्सन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये पूछे भी गए हैं कि बताइए सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है, बताओ क्या है, Fe, Au, Ag और W। तो बताओ सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है, हाँ जी
ए यू, लो जी। तो 33वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखो क्या इनके परमाणु क्रमांक भी याद रखने हैं भाई। देखो सोना है वो कितने नंबर पर आता है आवर्त सारणी में, 79, 79, ठीक है। चांदी जिसका प्रतीक Ag होता है, ठीक है, ये भी लिख देता हूं। Fe का मतलब आयरन, पूरा बता रहा हूं भाई आपको, ठीक है। Fe का मतलब आयरन, Au का मतलब होता है सोना, ठीक है, यस या नो, यस। Ag का चांदी, ठीक है, और W का टंगस्टन, W का क्या होता है, टंगस्टन होता है, ठीक है। लो जी, तो बताओ आयरन का परमाणु क्रमांक 26, याद कर लेना भाई, 26 नंबर पर आता है। और सोना 79, 79, और चांदी का परमाणु क्रमांक बताओ कितना होता है, 47, ठीक है। और टंगस्टन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 76 होता है। लो जी, सारे याद करने भाई, एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है पर्सन संख्या 34। देखो धमाकेदार वाले पर्सन है भाई। पर्सन संख्या 34 है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? ऑप्शन देखते हैं, 18, 7 और 4 और 12। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? लगभग 7 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो 34वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। धमाकेदार वाले पर्सन है, ठीक है। शुद्ध जल को और क्या बोला जाता है? आशुद्ध जल। क्या बोला जाता है? आशुद्ध जल, ठीक है। शुद्ध जल या आशुद्ध जल, इसका पीएच मान होता है 7। लो जी, उदासीन होता है। नेक्स्ट पर्सन संख्या, हाँ जी, धमाकेदार वाले पर्सन है भाई। पर्सन संख्या 35 है दोस्तों। क्या है 35? देखिए, हाँ जी, समस्थानिक परमाणु में एक समान होता है। क्या समान होते हैं? परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखो सबसे पहले तो समस्थानिक है ना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है आइसोटोप। क्या बोला जाता है दोस्तों? आइसोटोप। पूरा बताऊंगा रे भाई साहब, आइसोटोप। लो जी, हाँ जी, खुल के बताने में मजा मेरे को कुछ अलग ही आता है। हाँ जी, क्या देखो समस्थानिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। अरे समस्थानिक का मतलब होता है क्या? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक, ऐसे तत्व, लो जी, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परिभाषा लिख रहा हूं पूरी और आपको यही याद कराऊंगा। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं दोस्तों? समान होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होते हैं, हाँ जी, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परंतु, हाँ जी, द्रव्यमान संख्या, परंतु, हाँ जी, परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है दोस्तों? द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। क्या कहलाते हैं? अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? समस्थानिक या आइसोटोप कहलाते हैं। क्या परिभाषा बताई रहे? दोबारा बता देता हूं, हाँ जी, ऐसे तत्व, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। कैसे? अरे कोई भी तत्व होता है ना, उसको दर्शाते हैं ZXA से। ए होती है द्रव्यमान संख्या, एक्स का मतलब कोई सा भी तत्व हो जाएगा, आवर्त सारणी में 118 उनमें से कोई सा भी हो जाएगा, और नीचे होता है उसका परमाणु क्रमांक जिसको दर्शाते हैं जेड से, ठीक है, याद रखना है। अब जैसे मान लीजिए 1H1 हो गया, तो ये तत्व तो हो गया हाइड्रोजन, इसकी द्रव्यमान संख्या ऊपर होती है तो 1 हो गई, और परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 1। जैसे और ले लो 2He4, ठीक है, तो ये हीलियम हो गया, इसकी द्रव्यमान संख्या 4 और परमाणु क्रमांक 2। अब सर बोलते हैं ये द्रव्यमान संख्या कैसे याद करें? याद नहीं करनी है लाला, आर्मी में हमेशा आता है द्रव्यमान संख्या, केवल परमाणु क्रमांक याद करने, वो तक 30 तक याद करने, और कुछ के जैसे सोना चांदी है, प्लेटिनम है ना, और टंगस्टन है, इनके याद करने बस, और कुछ ज्यादा याद नहीं करना, 30 से ज्यादा याद नहीं करना है, ठीक है। अब कैसे? अब बताओ, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग, समस्थानिक आइसोटोप कहलाते हैं। समझा दिया पूरा? तो समस्थानिक परमाणु में एक समान क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्या? अब जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के नाम सुना होगा, 1H1 और 1H2, ठीक है, और 1H3, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। बताओ परमाणु क्रमांक नीचे होते हैं ना, 1 1 1, और द्रव्यमान संख्या 1 2 3। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु क्रमांक समान है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो ये किसके समस्थानिक हो गए? हाइड्रोजन के समस्थानिक। कितने होते हैं? 3 होते हैं, याद करना है, ठीक है। हाँ जी, लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 36, धमाकेदार वाले पर्सन है भाई। हाँ जी,
प्रश्न संख्या 36, देखो प्रश्न संख्या 36 है, ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण है। ऑप्शन देखते हैं, पीने के पानी में आर्सेनिक की अधिकता, पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता, भोजन में लोहे की कमी और मरकरी की अधिकता। तो बताओ ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ठीक है, तो 36वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और मरकरी की अधिकता से, मरकरी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? मिनी माता। कौन सा रोग होता है दोस्तों? मिनी माता रोग होता है। लो जी, ठीक है। और भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और अब भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई। ठीक है, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वीडियो को शेयर कर दो भाई। टारगेट दिया आपको, देखते हैं मेरे होनहार जो भावी फौजी हैं इस वीडियो पर 1000 लाइक आते हैं या नहीं आते। फटाफट ठोको भाई जच्चा के। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक का बटन दबाओ। ठीक है, हाँ जी, धमाकेदार वाले प्रश्न है आपके लिए। मैं पहले ही बता चुका कि जो बच्चे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इधर उधर से नहीं पढ़ना है भाई, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको याद कर ले, काम हो जाएगा तेरा, फौजी बन जाएगा तू। ठीक है, वर्दी मिल जाएगी तेरे को। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 37। देखो प्रश्न संख्या 37 है, हाँ जी, दूर की वस्तु देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? ऑप्शन देखते हैं, एल्यूमिनियम, टेलीविजन, टेलीस्कोप और सूक्ष्मदर्शी। तो दूर की वस्तु देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? काफी इंपोर्टेंट बात है, टेलीस्कोप। ठीक है, लो जी, तो 37वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 38। देखो प्रश्न संख्या 38 है दोस्तों, हाँ जी, प्रश्न संख्या 38 है, एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वजन होता है। ऑप्शन देखते हैं, वजन का दोगुना, वजन का आधा, शून्य और द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो एक बार, क्या कि ये धमाकेदार वाला प्रश्न है भाई, कि एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वजन होता है, क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, धमाकेदार वाले प्रश्न है मेरे प्यारे भावी फौजियों, इस बार सबको फौजी बना के रहूंगा। ठीक है, तो एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वजन क्या होता है? शून्य होता है। 38वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को 1-2 बार देख लेना और सारे प्रश्न कॉपी में जरूर लिख लेना। ठीक है, जिससे पूरा याद हो जाएगा आपको। कई क्या होती है, ऐसी प्रजातियां होती है जो केवल फोन के चिपके रहती है। ठीक है, तो पहले से भी फोन के चिपक रहा था, अब तक क्या हो गया? ठीक है, तो कुछ नया करो ना यार। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 39। हाँ जी, देखो प्रश्न संख्या 39 है, तारों का टिमटिमाना किस घटना उदाहरण है? किस घटना का उदाहरण है बताइए? काफी इंपोर्टेंट बात है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, ध्रुवण, अपवर्तन। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना से संबंधित है? सबको पता है, प्रकाश की अपवर्तन घटना से संबंधित है। ठीक है, तो 39वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इंपोर्टेंट बात है भाई। ठीक है, लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 है, जंग लगने से लोहे का भार, ऑप्शन देखते हैं, घट जाता है, बढ़ जाता है, न घटता है, न बढ़ता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। ठीक है, लो जी, तो 40वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और लोहे पर जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लो जी, धमाकेदार वाले प्रश्न भाई। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 41। धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई। हाँ जी, देखो प्रश्न संख्या 41 है, मानव शरीर में अधिक ग्लूकोज यकृत में किसके रूप में जमा होता है? ऑप्शन ये पूछना चाह रहा है प्रश्न, हमारे को ये पूछना चाह रहा है कि मानव शरीर में अधिक ग्लूकोज यकृत में के रूप में जमा होता है, किसके रूप में जमा होता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज और ग्लिसरीन। तो मानव शरीर में अधिक ग्लूकोज, हाँ जी, यकृत में किसके रूप में जमा होता है? बताओ, सबको पता है, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, लो जी, तो 41वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अरे काफी इंपोर्टेंट बात है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप मान लीजिए आपने रोटी खाई,
तो रोटियों के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट। अब इस कार्बोहाइड्रेट का धीरे धीरे क्या होगा, पाचन होगा। तो पाचन के लिए तो कहाँ डालेगा उसको, मुंह में डालेगा, और कहीं थोड़ी ना डालेगा यार, ठीक है, और कहीं डालेगा तो भाई साहब उसका पाचन नहीं होगा और कुछ ही होगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि आप रोटी खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन के लिए आप उस कार्बोहाइड्रेट को मुंह में डालोगे। समझ में आई बात। अब जब मुंह में डालोगे तो भाई साहब वो धीरे धीरे आमाशय में जाएगा, फिर छोटी आंत के अंदर जाएगा। आपको पता है कि छोटी आंत के अंदर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट सुसरी इसका पाचन होते होते ये ग्लूकोज में बदल जाएगी। अरे यस या नो, जैसे ही कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदली, और भाई साहब इसको आपको बताइए जैसे ग्लूकोज में बदलेगी, और फिर ये जो है ना ब्लड, ये ब्लड में आ जाती है। बोला मेरा मन नहीं लगता यहाँ, तो ये ब्लड में कूद जाती है। अब ब्लड में क्या करती है, कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए ग्लूकोज चाहिए। अरे यस या नो, तो ये ग्लूकोज ब्लड के थ्रू शरीर के विभिन्न ऊतकों में कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो क्या अगर मान लीजिए आपने ज्यादा रोटी खा ली तो आपने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लिया, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लिया तो ज्यादा ग्लूकोज बनाए, और जब ज्यादा ग्लूकोज बनाए तो भाई साहब ग्लूकोज ज्यादा बना, उसको क्या मतलब है, पाचन तंत्र को ज्यादा बनाए कम बनाए, ज्यादा बनाए तो ज्यादा ग्लूकोज ब्लड में डाल देगा। जैसे ही ज्यादा ब्लड के अंदर ग्लूकोज आया तो आपको पता है ग्लूकोज, जैसे ही आपका यह ग्लूकोज ब्लड के थ्रू यकृत में जाएगा तो यकृत इस ग्लूकोज को किस में बदल देगा, ग्लाइकोजन में। अरे किस में बदल देगा, ग्लाइकोजन में, और उस खुद के पास स्टोर कर लेगा ये। ठीक है, तो बताओ मानव शरीर के अंदर अधिक ग्लूकोज किसके रूप में जमा होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वापस ग्लूकोज में बदल के आपकी बॉडी में काम ले लेगा ये। ठीक है, लो जी, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अधिक ग्लूकोज यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, और पादपों के अंदर भोजन किस रूप में संचित होता है, स्टार्च के रूप में। ये भी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र C6H12 और O6। लो जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 42। देखो धमाकेदार वाले पर्सन है भाई। पर्सन संख्या 42 है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, गति, ऊर्जा, शक्ति और कार्य। तो कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शक्ति। ठीक है, लो जी, तो 42वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं दोस्तों, पर्सन संख्या हाँ जी 43 है, धमाकेदार वाले पर्सन है। हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं, स्नायु को इंग्लिश में बोला जाता है लिगामेंट। क्या बोला जाता है दोस्तों, लिगामेंट। तो हमारे शरीर में स्नायु या लिगामेंट क्या जोड़ते हैं, हड्डी से हड्डी को, ठीक है, मांसपेशी से मांसपेशी को, मांसपेशी से चमड़ी को, और मांसपेशी को हड्डी से। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए ये आपकी हड्डी है और ये आपकी हड्डी है, दो हड्डियां हैं आपस में जुड़ी रहती है, सबके जुड़ी है ना, देख लेना भाई साहब कहीं इधर उधर की निकल के भाग रही हो, किसी की नहीं भागती। ठीक है, जो भागती है उनका माहौल खराब है। तो ये दो हड्डियां आपस में जुड़ी रहती है, तो दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाली जो संरचना है उसी को बोला जाता है स्नायु या लिगामेंट। स्नायु या लिगामेंट, इंपोर्टेंट बात है भाई। ठीक है, लो जी, धमाकेदार वाली बात। तो जो हड्डी से हड्डी को जोड़ती है स्नायु या लिगामेंट। तो 43वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या हाँ जी पर्सन संख्या 44 है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, मंदक, शीतलक, परिरक्षक और नियंत्रक। तो दोस्तों आपको याद रखना है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का उपयोग किस रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। तो 44वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, याद करना है, पहले ही बता चुका, भारी जल का रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई। ठीक है मेरे प्यारे भावी फौजियों, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। लो जी, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 45। देखो पर्सन संख्या 45 है, हीमोग्लोबिन क्या है। ऑप्शन देखते हैं, पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ, बोन मेरो में पाया जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, और पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये हीमोग्लोबिन क्या होता है रे, ये मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। तो 45वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन पाया जाता है RBC, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाओं के अंदर या लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट पर्सन है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों, पर्सन संख्या 46। देखो पर्सन संख्या 46 है, लोहे पर जिंक परत चढ़ाना कहलाता है। क्या कहलाता है,
प्लेटेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, वल्किनीकरण और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि लोहे पर जिंक परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण। क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, याद रख लेना, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो 46वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 47। देखो धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई। प्रश्न संख्या 47 है, लोहे तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन देखते हैं, एनीमिया, मायोपिया, अस्थमा और डायरिया। तो लोहे तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? हाँ जी, एनीमिया। 47वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इंपोर्टेंट और धमाकेदार वाले प्रश्न, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 48। धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई। प्रश्न संख्या 48 है, हाँ जी, प्रश्न संख्या 48 है, टीवी का रिमोट कंट्रोल किन तरंगों के आधार पर कार्य करता है? धमाकेदार वाला प्रश्न, ठीक है दोस्तों। तो टीवी का रिमोट कंट्रोल किन तरंगों के आधार पर कार्य करता है? माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट। धमाकेदार वाला प्रश्न। तो टीवी का रिमोट कंट्रोल किन तरंगों के आधार पर कार्य करता है? इंफ्रारेड तरंगों के आधार पर कार्य करता है। तो 48वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, फटाफट सारे भाई लोग वीडियो को शेयर करते रहो। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 49। देखो, भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, कैलोरी और केल्विन। तो दोस्तों सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इन तीनों से तो आपको पता है क्या नापते हैं? इन तीनों से तो नापते हैं तापमान, टेम्परेचर, ठीक है। लो जी, और भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है? कैलोरी में। तो 49वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। 49 का करेक्ट आंसर है सी। धमाकेदार वाले प्रश्न, आग लगाने वाले प्रश्न, बोलो यस या नो? यस। हाँ जी, नेक्स्ट है देखो प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 है, रक्त शर्करा ब्लड शुगर है। ऑप्शन देखते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो रक्त शर्करा या ब्लड शुगर किसको बोला जाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ग्लूकोज को, ठीक है। ये इंपोर्टेंट बात है भाई। लो जी, तो 50वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद रखना है भाई, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। लो जी, नेक्स्ट, गन्ने के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज, ठीक है। लो जी, नेक्स्ट है टेबल शुगर। टेबल शर्करा या टेबल शुगर कौन सी होती है दोस्तों? यह सुक्रोज ही होती है, ठीक है। फ्रक्टोज, इसको बोला जाता है फ्रूट शुगर। क्या बोला जाता है? फ्रूट शुगर, या फलों के अंदर पाई जाने वाली शर्करा, ठीक है। जो फल होते हैं वो मीठे होते हैं, किसके कारण? फ्रक्टोज के कारण। तो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, हाँ जी, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है, ठीक है। लो जी, शहद के अंदर भी कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज ही पाई जाती है। सारे प्रश्न याद करने हैं। तो दोस्तों हाँ जी, जो 100+ जनरल साइंस और जीके के प्रश्न थे, उसमें से साइंस के प्रश्न मैंने आपको हल करा दिए, 50% धमाकेदार वाले, ठीक है। हाँ जी, तो सारे भाई लोग बने रहिए, अभी जीके के और मैं प्रश्न आपको हल कराने वाला हूँ धमाकेदार वाले, ठीक है। हाँ जी, तो सारे भाई लोग एक बार ईमानदार से वीडियो को शेयर कर दो फटाफट, और फिर मैं आपको लास्ट में सभी के कमेंट लेने वाला हूँ कि आपके जीके और साइंस 100 में से कितने % सही हुए, ठीक है। तो क्लास को आप पूरी देखो और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना भाई, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखो जीके के प्रश्न है, हाँ जी, धमाकेदार वाले प्रश्न और माहौल वाले प्रश्न। हाँ जी, तो जीके में आ जाओ आप फटाफट सारे भाई लोग। सामान्य ज्ञान या जीके, जनरल नॉलेज, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? दोस्तों ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और पिछले 3-4 सालों के अंदर विभिन्न सेंटर और स्टेट के अंदर जो एग्जाम हुई थी ना, उसमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो इंपोर्टेंट है भाई। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक और हिंद महासागर। तो बताओ सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। याद कर लेना भाई, ठीक है, कि सबसे छोटा महासागर कौन सा होता है? आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 52। देखो प्रश्न संख्या 52 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, लंदन यूके, जेनेवा स्विट्जरलैंड, नई दिल्ली, वाशिंगटन यूएसए। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रे बी हो जाएगा, ठीक है। कमेंट आने दो जच्चा के दबा के।
लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 53। पर्सन संख्या 53 है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, जेनेवा, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और रोम। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। हाँ जी, पर्सन संख्या 54, धमाकेदार वाले पर्सन भाई, ठीक है। हाँ जी, पर्सन संख्या 54 है दोस्तों। पर्सन संख्या 54 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भाई कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। सबको पता होना चाहिए कहाँ स्थित है, बताओ। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, लो जी, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। लो जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन, पर्सन संख्या 55। हाँ जी, पर्सन संख्या 55 है, फूलों की घाटी अवस्थित है। कहाँ स्थित है फूलों की घाटी? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 56। पर्सन संख्या 56 है, हाँ जी, धमाकेदार वाले पर्सन भाई। पर्सन संख्या 56 है, हाँ जी, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, मुंबई, थुम्बा, श्रीहरिकोटा, हैदराबाद। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई के अंदर स्थित है, ठीक है। तो 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 57। हाँ जी, ये इतने शानदार वाले वीडियो, हाँ जी, इतने शानदार वाले और जानदार वाले वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर प्रत्येक बच्चा कम से कम 10 स्टूडेंट को और नया जोड़ देगा तो मैं ऐसे धमाकेदार वाले वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। 1000 तक, हाँ जी, 1000 तक आपको लाइक ठोकने हैं। समझ में आई बात? जो ईमानदार से बच्चा 5-5 बच्चे और जोड़ देगा नए, ठीक है। तो भाई साहब ऐसे शानदार वीडियो जब तक आपकी एग्जाम नहीं लग जाती तब तक चलते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे जुड़ रहे हैं, फट रहे हैं, कई का भला हो रहा है। तो उससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ बच्चों के लिए, ये कहीं ना कहीं काम दे रही है, ठीक है। तो ये ईमानदारी से करना है। सभी शेयर का बटन, लाइक का बटन ठोक दो जचा के, दबा के, ठीक है। हाँ जी, पर्सन से आपके पास जितने भी ग्रुप हैं आर्मी की, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सबके पास पहुंचा दो। पर्सन संख्या 57 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काफी इंपोर्टेंट पर्सन है। हाँ जी, तो देखो, बेंगलोर, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम और हैदराबाद। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु के अंदर, बेंगलोर, ठीक है। तो 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 58। देखो, पर्सन संख्या 58 है दोस्तों, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। ऑप्शन देखते हैं, मंगल, शुक्र, बुध और शनि। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है, ठीक है। तो 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं दोस्तों, पर्सन संख्या 59। हाँ जी, पर्सन संख्या 59 है, पर्वतीय स्थल नैनीताल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो पर्वतीय स्थल नैनीताल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। काफी अच्छी जगह है, एक बार फौजी बन के जरूर जाके आना, ठीक है। तो 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं दोस्तों। हाँ जी, पर्सन संख्या 60। देखो, पर्सन संख्या 60 है, हाँ जी, भारत सन में स्वतंत्र हुआ। कब भारत स्वतंत्र हुआ था? आजाद कब हुआ था? 1947, 1950, 1945 और 1948। तो भारत कब आजाद हुआ था? काफी इंपोर्टेंट बात है। हाँ जी, तो भारत आजाद हुआ था दोस्तों 15 अगस्त 1947 को। तो 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 61। पर्सन संख्या 61 है, हाँ जी, धमाकेदार वाले पर्सन, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। ऑप्शन देखते हैं, गेहूं, धान, मक्का और चावल। तो दोस्तों आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं, ठीक है। तो 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं,
पर्सन संख्या 62, धमाकेदार वाले पर्सन संख्या 62 है। हाँ जी, निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं, बेंगलुरु, रायपुर, बिलासपुर और हैदराबाद। बताइए फटाफट, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। हाँ जी, छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो फटाफट। रायपुर है, ठीक है। तो 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 63। हाँ जी, धमाकेदार वाले पर्सन है भाई। पर्सन संख्या 63 है। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, बेंगलुरु, पटना, दिल्ली और चेन्नई। तो बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फटाफट कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? हाँ जी, नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो भाई। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 64, धमाकेदार वाले पर्सन। हाँ जी, पर्सन संख्या दोस्तों, हाँ जी, पर्सन संख्या 64 है। सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं फटाफट। हाँ जी, देखते हैं किस किस के जवाब सही आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। लो जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1602, 1598, 1605 और 1600। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी रे? सन 1600 में, ठीक है। तो 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 65। हाँ जी, देखो पर्सन संख्या 65 है, धमाकेदार वाले पर्सन है भाई, ठीक है। पर्सन संख्या 65 है। महाराष्ट्र की राज्य की राजधानी कौन सी है? दिल्ली है, इलाहाबाद है, जयपुर है या मुंबई? तो बताओ महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कौन सी है? मुंबई है, ठीक है। तो 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 66। देखो ये अच्छा पर्सन है भाई, शानदार वाला पर्सन, ठीक है। ICICI क्या है? एक रासायनिक उद्योग है, ब्यूरो है या निगम है या वित्तीय संस्था? तो धमाकेदार वाला पर्सन है दोस्तों, क्या कि जो ICICI ये बैंक का नाम है ना, ये एक वित्तीय सेवा संस्थान है, ठीक है, वित्तीय सेवा संस्थान है। लो जी, तो 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ऐसे पर्सन आ सकते हैं भाई, वित्तीय सेवा संस्थान है ICICI, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 67। पर्सन संख्या 67 है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 68। पर्सन संख्या 68 है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ऑप्शन देखते हैं, 1910, 1931, 1916, 1923। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी रे? सन 1931 में, ठीक है। तो 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 69। सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो, ठीक है। हाँ जी, आप जितने ज्यादा बच्चे जोड़ोगे मैं उतने ही शानदार वाले पर्सन आपके लिए लेकर आऊंगा। जितना ज्यादा शेयर के बटन दबाओगे उतना ही शानदार वाला सोल्यूशन आपके लिए मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ जी, तो सारे भाई लोग शेयर करते रहो फटाफट, वीडियो को लाइक ठोकते रहो जच्चा के दबा के। हाँ जी, पर्सन संख्या 69 है, पेलो ना यार। हाँ जी, तो निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ है? ऑप्शन देखते हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो गुणंतर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट पर्सन है। हाँ जी, नेक्स्ट है पर्सन संख्या 70। लो जी, धमाकेदार वाले पर्सन संख्या 70 है। हाँ जी, निम्न में से कौन से राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है? ऑप्शन देखते हैं, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो कौन से राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है? गुजरात के अंदर, ठीक है। लो जी, तो 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन चलते हैं, पर्सन संख्या 71। हाँ जी, धमाकेदार वाले पर्सन है भाई, पर्सन संख्या 71 है। निम्न में से सभी बैंकों का मुख्य बैंक कौन है? ऑप्शन देखते हैं, IDBI, SBI, RBI और PNB। देखो ये पर्सन शानदार वाला है,
बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। सभी बैंकों का मुख्य बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एसबीआई ने टीका क्या आना है भाई? ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 72। देखो प्रश्न संख्या 72 है, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भाई। हाँ जी, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? सुनीता विलियम्स, नैना अमारी, अनोसे अंसारी और कल्पना चावला। तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है प्रश्न संख्या 73। देखो प्रश्न संख्या 73 है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन देखते हैं, डुमास, कोलबर्ट, डुप्लेक्स और डी ला हाई। नाम भी कैसे बोला? डी ला हाई बोलो। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? कोलबर्ट। ठीक है, इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। लो जी, तो 73 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, हाँ जी, प्रश्न संख्या 76। देखो प्रश्न संख्या 76 है, हाँ जी, प्रश्न संख्या 76 है दोस्तों, धमाकेदार वाला प्रश्न। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी या पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताइए, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। हाँ जी, तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर या राज्यपाल कौन थी? हाँ जी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचिता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। बताइए, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? काफी इंपोर्टेंट पर्सन। हाँ, श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 75। लो जी, प्रश्न संख्या 75 है, निम्न में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, शनि ग्रह, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल ग्रह। तो पृथ्वी को क्या बोला जाता है? नीला ग्रह। तो 75 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 76, धमाकेदार वाले पर्सन है भाई। हाँ जी, प्रश्न संख्या 76 है, भारत में सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति और भारत का प्रधानमंत्री। तो भारत में सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 77। देखो धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई। प्रश्न संख्या 77 है, हाँ जी, प्रश्न संख्या 77 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा प्रथम बार किसने दिया था? ऑप्शन देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य तिलक, मौलाना हसरत मोहनी और वीर सावरकर। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा प्रथम बार किसने दिया था? मौलाना हसरत मोहनी ने। ठीक है, तो 77 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, और मौलाना हसरत मोहनी नहीं आए तो कौन आएगा? भगत सिंह। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 है, पहली किसान ट्रेन किन दो शहरों को जोड़ती है? ऑप्शन देखते हैं, पुणे से थाने, महाराष्ट्र से बिहार, दिल्ली से लखनऊ और दिल्ली से अहमदाबाद। तो पहली किसान ट्रेन किन दो शहरों को जोड़ती है? काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, तो किन दो शहरों को जोड़ती है? महाराष्ट्र से बिहार। ठीक है, तो 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 79। हाँ जी, धमाकेदार वाले पर्सन है। प्रश्न संख्या 79 है, निम्नलिखित में से ब्राजील की राजधानी कौन सी है? हाँ जी, ऑप्शन देख रहे हैं, फटाफट बताते रहो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो। निम्नलिखित में से ब्राजील की राजधानी कौन सी है? काबुल, बीजिंग, ब्रासिलिया और टोक्यो। तो बताइए, ब्राजील की राजधानी कौन सी है? ब्रासिलिया। तो 79 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 80 दोस्तों। हाँ जी, पर्सन संख्या 80 है, धमाकेदार वाले पर्सन,
अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, राकेश शर्मा, राकेश वर्मा, रवि शर्मा, रवि कुमार। तो अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। तो 80 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 81। बताइए, धमाकेदार वाले प्रश्न है दोस्तों सारे। प्रश्न संख्या 81 है, प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, हाँ जी, काफी इंपोर्टेंट और काफी धमाकेदार वाला प्रश्न, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो 81 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 82। हाँ जी, प्रश्न संख्या 82 है दोस्तों। हाँ जी, धार्मिक किताब भगवत गीता किसने लिखी थी? ऑप्शन देखते हैं, कालिदास, सूरदास, वाल्मीकि और वेद व्यास। तो धार्मिक किताब भगवत गीता किसने लिखी थी? वेद व्यास ने। ठीक है, तो 82 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, धमाकेदार वाले प्रश्न। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 है दोस्तों। हाँ जी, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे समर्पित करता है? ऑप्शन देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को और उपराष्ट्रपति को। तो दोस्तों ये शानदार वाला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे समर्पित करता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो 83 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति नहीं होता, ठीक है, तो आता है मुख्य न्यायाधीश। ये इंपोर्टेंट बात है, याद रखना है। ठीक है, तो अगर उपराष्ट्रपति है तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे समर्पित करेगा? उपराष्ट्रपति को। और अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 84। स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। तो स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। ठीक है, तो 84 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 85। देखो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कर्नाटक की राजधानी है। चाहे से आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हो, आर्मी ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो, आर्मी टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो, नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप टीए की तैयारी कर रहे हो, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। नर्सिंग असिस्टेंट में भी जीके के प्रश्न आते हैं, ठीक है, साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस का तो सबसे ज्यादा रोल नर्सिंग असिस्टेंट में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का ही है, ठीक है, और जीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और सब में पूछे जाते ही हैं। तो आप तैयारी करते रहो भाई बढ़िया से, ठीक है। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? धमाकेदार वाला प्रश्न, सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो। हाँ जी, तो कर्नाटक की राजधानी है, सबको पता होना चाहिए। देखो ऑप्शन देख लेते हैं, लखनऊ, श्रीनगर, बेंगलुरु और इनमें से कोई नहीं। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु, ठीक है। तो 85 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो बच्चे अभी जुड़े हैं, आप सभी को ये वीडियो पुनः देखना है, दोबारा देखना है भाई। एक बार शानदार वाला सॉल्यूशन कराया गया है, ठीक है। तो जीके और साइंस ये दोनों पर्सन की अब सीरीज आने वाली है, और ये सीरीज तभी आगे आएगी जब आप इस वीडियो में 1000 लाइक पहुंचा दोगे, ठीक है। और ऐसे वीडियो आगे आते रहेंगे धमाकेदार वाले, और प्रत्येक बच्चे को कम से कम 10 बच्चे नए जोड़ने हैं अपने साथी, ठीक है। तब तो आपके लिए बहुत अच्छी वाली शानदार वाली सीरीज आएगी दोस्तों, क्योंकि मुझसे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे से बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मेरे को अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। तो आप फैला दो सब जगह इस वीडियो को, और एक बार जो नए बच्चे जुड़े हैं, ठीक है, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है। 400 से अधिक पढ़े हुए विद्यार्थी आर्मी के अंदर जा चुके हैं दोस्तों। रग रग का मालूम है क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक है। और वीडियो अपलोड है 500%, पूरी साइंस का मसाला अभी अपलोड है, जाके देखो प्लेलिस्ट में, जाके देखो। आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के 70 टेस्ट के वीडियो अपलोड है, एक टेस्ट के वीडियो को देख लो रोज। साइंस में तो गलत होगा ही नहीं भाई, और जीके के भी अब पीछे पड़ गया हूं, तो जीके के भी गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो आपको लिख लो, इनको देख देखो, एक बार नहीं समझ, 2-3 बार वीडियो देखो, क्योंकि आर्मी की जो तैयारी करते हैं ना बच्चे, वो भूलने की बीमारी ज्यादा रहती है, तो ये है ना। तो भाई आप 3-4 बार देखोगे ना, तभी आपके पल्ले पड़ेगा, वो प्रश्न सही होगा। कई क्या होते हैं, हाँ देख लिया ये भी आता है, ये भी आता है, वहां ठंड हो जाती है, क्या मतलब है भाई, ठीक है। तो इस बार अपने माँ बाप के सपने को सच करना है भाई, ठीक है। आप सभी गरीब परिवेश से आते हैं, मध्यम फैमिली से आते हो, तो माँ बाप के कुछ सपने उनको पूरा करना है भाई। इस बार अच्छा मौका आपके पास, ठीक है, तो आप मेहनत करते रहें। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और मेरे से जो बनता है मैं स्टूडेंट के लिए करता रहता हूँ,
ठीक है। और बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है। और मैं आगे भी बच्चों के लिए मेहनत करता रहूँगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों का भविष्य बनता है। और नए टीचर मैं किसी से ना कुछ चाहता हूँ कि मेरे को ये दे दो वो दे दो, ठीक है। आप कभी मिलो कि हाँ सर नमस्ते मैं आपसे पढ़ाऊँ, बस ये चीज़ें टीचर को बहुत खुशी देती है भाई। समझ में आई बात? हाँ जी। तो आप पढ़ते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो। जो भी आप किसी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए आप मेरे से बिल्कुल आप ले सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो आगरा किस नदी पर बसा है? ऑप्शन देखते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो आगरा किस नदी पर बसा है? काफी इंपोर्टेंट पर्सन, यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। लो जी, तो 86 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 87, धमाकेदार वाले पर्सन है भाई। पर्सन संख्या 87 है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? ऑप्शन देखते हैं, अहमदाबाद, कर्नाटक, बेंगलुरु, नई दिल्ली। तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? अहमदाबाद से, ठीक है। तो 87 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या, हाँ जी देखो नेक्स्ट धमाकेदार वाला पर्सन है भाई। पर्सन संख्या 88 है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 88 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 79, हाँ जी पर्सन संख्या 79 है दोस्तों, पटना किस नदी के किनारे पर बसा है? इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, हाँ जी गंगा नदी, सरस्वती नदी, यमुना नदी, गंडक नदी। तो पटना किस नदी के किनारे पर बसा है? गंगा नदी पे, ठीक है। तो 89 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 90, हाँ जी धमाकेदार वाले पर्सन है भाई। पर्सन संख्या 90 है दोस्तों, हाँ जी धमाकेदार वाले पर्सन, आग लगाने वाले पर्सन। वंदे मातरम की रचना किसने की? ऑप्शन देखते हैं, वेदव्यास, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर और वाल्मीकि। तो वंदे मातरम की रचना किसने की थी? काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो 90 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, इंपोर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 91। लो जी, पर्सन संख्या 91 दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में स्थित है, ठीक है। और इंडिया गेट नई दिल्ली में, इंपोर्टेंट बात है। 91 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, हाँ जी पर्सन संख्या 92। पर्सन संख्या 92, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन देखते हैं, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 93। पर्सन संख्या 93 है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, सामवेद, अर्थवेद, युजुर्वेद और ऋग्वेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है। तो 93 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, हाँ जी पर्सन संख्या 94। पर्सन संख्या 94 दोस्तों, हाँ जी धमाकेदार वाले पर्सन है। और पूरे वीडियो को आग की तरह फैला दो दोस्तों। अगर मेरे प्यारे भावी फौजी, मेरे जिगर के टुकड़े हो, तो ये वीडियो सभी ग्रुपों के अंदर फैला दो। जाना चाहिए दोस्तों, अच्छा मैटर है, किसी का भला होगा तो अच्छा होगा ना। समझ में आई बात? हाँ, तो आप बच्चे ज्यादा से ज्यादा जोड़ो, क्योंकि कई बच्चे भटक रहे हैं, उनको कुछ स्टडी मटेरियल मिल रहा नहीं है, ठीक है। तो एक अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा तो किसी का भला होगा भाई, ठीक है। तो आप ईमानदारी से बच्चों, ठीक है, ईमानदारी से पढ़ते रहो और अच्छा होगा आपके साथ अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो। पर्सन संख्या 94 है, सिखों की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं, वेद, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, महाभारत। तो सिखों की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? पुस्तक कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। तो 94 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लो जी, ये सिखों की प्रसिद्ध पुस्तक है। लो जी, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों, पर्सन संख्या 95। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, नौसेना दिवस, वायुसेना दिवस, झंडा दिवस, थल सेना दिवस। तो 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। लो जी, सेना दिवस, काफी इंपोर्टेंट बात है भाई।
लो जी, तो 95 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 96। हाँ जी, पर्सन संख्या 96 दोस्तों, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन देखते हैं, वास्को डी गामा, कोलंबस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी? काफी इंपोर्टेंट बात है, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 97। हाँ जी, पर्सन संख्या 97, गौतम बुद्ध किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं, सिख धर्म से, इस्लाम धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से। तो गौतम बुद्ध किस धर्म से संबंधित है? काफी इंपोर्टेंट बात है भाई। हाँ जी, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो 97 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या, हाँ जी, पर्सन संख्या है 98। दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन देखते हैं, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब और बाबर। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ठीक है, तो 98 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इंपोर्टेंट और धमाकेदार वाले पर्सन दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है पर्सन संख्या 99। पर्सन संख्या 99, पोंगल कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? ऑप्शन देखते हैं, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा और राजस्थान। काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, बताइए भाई साहब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हाँ जी, कि ये जो पोंगल है ये कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? देखते हैं किस किस का जवाब सही आता है। तो ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, तो 99 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी आ जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, हाँ जी, पर्सन संख्या 100। हाँ जी, भारत का मिसाइल मैन कौन है? ऑप्शन देखते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, के सिवान। तो भारत के मिसाइल मैन कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। तो 100 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लो जी, तो प्यारे भावी फौजियों, आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराए 100+ जनरल साइंस और जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटर्न एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, आर्मी की सभी ट्रेडों के लिए ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ जी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप बहुत ज्यादा शेयर करोगे, ठीक है, और प्रत्येक जो न्यू स्टूडेंट है, हाँ जी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले न्यू स्टूडेंट। और जो पुराने स्टूडेंट जुड़े हैं सभी, अगर आप और बच्चे जोड़ोगे तो दोस्तों मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और उसमें आपको लिए ये सीरीज कंटिन्यू जारी रखूंगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, हाँ जी, सभी मेरे प्यारी भावी फौजियों को जो अभी जुड़े हैं, भाई साहब पूरा वीडियो देखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपके 100 में से कितने % सही हुई। ठीक है दोस्तों, अगर आपके 100 में से मान लीजिए, अगर आपके 100 में से 80 से ज्यादा % सही हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। और 80 से अगर % कम सही हो रहे हैं तो दोस्तों अभी मौका है, तैयारी कर लो। समझ में आई बात? ये फैक्ट वाली बात बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। समझ में आई बात? क्या कि बच्चों को आपका भविष्य बन रहा है, फ्यूचर बन रहा है, भाई एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ। तो आपके अगर 80 से कम % है तो आपको तैयारी करने की जरूरत है। जिनकी 80% है वो और अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो फटाफट कि आपके 100 में से कितने % सही हुए। और ईमानदारी से दोस्तों मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, तो आप सभी ग्रुपों के अंदर शेयर करें और इस वीडियो को देखें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।